मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे महात्मा गांधी ने डिमांड रखी, अगस्त प्रस्ताव दिया, फिर क्रिप्स मिशन आया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर जब भारत को भी सम्मिलित किया गया द्वितीय विश्व युद्ध में बिना विधायिका की अनुमति के, तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा भी दिया। और जब इस्तीफा दिया तो कांग्रेस ने दो प्रस्ताव रखे सरकार के समक्ष। पहला यह था कि सरकार युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करे, और दूसरा प्रस्ताव यह रखा कि सरकार युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दे। ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए वायसराय लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव दिया। अगस्त प्रस्ताव में जो भी बातें थी वो सारा युद्ध के बाद होना था, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस के लिए अब समस्या ये थी कि कुछ न कुछ तो उसे करना ही था, इसलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया कि समझौता हो जाए। क्रिप्स मिशन में भी जो भी चीजें देनी थी वो सब युद्ध के पश्चात थी, और अंततः विवश होकर के कांग्रेस को भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सी चीजें हुई। आंदोलन की 8 अगस्त को घोषणा हुई। 9 को सभी कांग्रेसी नेता लगभग गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होने के बाद जो द्वितीय श्रेणी के नेता थे उन्होंने गुप्त रूप से भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व दिया। बंबई में 2 जगह से उषा मेहता और बाबू भाई ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, जो कि लगभग 3-4 महीने चलता रहा। और उस रेडियो पर प्रतिदिन रात में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संबोधन भी करते थे। आंदोलन की गति इतनी थी कि संपूर्ण भारत में 3 स्थानों पर बलिया, तामलुक और सतारा, यहां समानांतर सरकारें चली। सतारा की सरकार तो 1945 तक चलती रही। ये सारी स्थितियां आई, और यानी इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि सरकार विवश थी भारत में संवैधानिक सुधार या सत्ता हस्तांतरण करने के लिए। बाद में जब आंदोलन के दौरान जितने भी विद्रोह हुए थे, उन सारे विद्रोहों को गांधी जी पर थोपा गया। उस सारे विद्रोहों का दोष गांधी जी पर थोपा गया और कांग्रेस पर थोपा गया। तो गांधी जी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा की, और जहां बंदी थे आगा खां पैलेस में, वहीं पर इन्होंने उपवास शुरू कर दिया। जब उपवास गांधी जी ने शुरू कर दिया तो भारतीय जनमानस, विदेशी समाचार पत्र पत्रिकाएं, संस्थाएं, इन सब ने गांधी जी को रिहा करने के लिए सरकार पर दबाव डाला। और जब सरकार पर दबाव ज्यादा पड़ने लगा, तब उस समय विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन की हो रही द्वितीय विश्व युद्ध विजयों से इतने ज्यादा उत्साहित थे कि उन्होंने बाकायदा ये घोषणा कर दी कि जिस समय हम संपूर्ण विश्व में जीत रहे हों, विजय प्राप्त कर रहे हों, वैसे समय हम किसी एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा हो। ऐसे सारे वक्तव्य आए। बाद में चुनाव हुआ वहां पर ब्रिटेन में मध्यावधि, उसमें चर्चिल की पार्टी हार जाती है और एक नई सरकार का गठन क्लेमेंट इटली के उसमें होता है। चुनाव के दौरान भी वहां इटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की बात की थी, उसका उन्होंने निर्वहन किया। लॉर्ड वेवेल जब यहां आए तो उन्होंने भी कुछ सुधारों की बात की। उसके अनुसार उन्होंने एक पहले वेवेल योजना प्रस्तुत की, ब्रिटेन जाकर के बात किया, फिर वेवेल योजना प्रस्तुत की। वेवेल योजना के बाद शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ, लेकिन दोनों में स्थिति निष्कर्ष नहीं निकल पाया। भारत में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो चुनाव करवाए, और उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसे कल हम लोगों ने सी राजगोपालाचारी के प्लान, CR फार्मूला जिसको कहते हैं, वहां तक डिस्कस किया गया था पिछली क्लास में। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और वेवेल योजना की बात करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेवेल योजना। टाइम था 14 जून 1945। वेवेल योजना
14 जून 1945, 14 जून 1945। ठीक है। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड विस्काउंट बेबल भारत के वायसराय बनकर आते हैं। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड विस्काउंट बेबल वायसराय बनकर आए। ठीक है। अब अक्टूबर में आते हैं, भारत की परिस्थितियां सब देखी होंगी, ठीक से समझी होंगी उनको। भारत की परिस्थितियों को देखने समझने के पश्चात मार्च 1945 में ब्रिटेन वापस गए। ठीक है। ब्रिटेन वापस जाने के बाद ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग भारत सचिव इत्यादि से भारतीय मामलों पर चर्चा की, ताकि जो गतिरोध है भारतीय सरकारों के बीच में, उस गतिरोध को दूर किया जाए। ठीक है। ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार से भारतीय मामलों पर चर्चा की। चर्चा क्या हो सकती थी? ब्रिटिश सरकार से किसी में भारत सचिव, इस चर्चा के केंद्र बिंदु में भारत और ब्रिटिश सरकार के मध्य व्याप्त गतिरोध ही मुद्दा था। ठीक, ये स्थिति है। तो चलिए, गतिरोध जो है उस मुद्दा भी बनाया आपने, वो चीजें हो भी रही हैं, ये ठीक है। लेकिन समस्या कब आती है? वहां से जब लौटे, भाई बातचीत हो गई, उसके पश्चात भारत सचिव आमरी, आम का मौसम है और आमरी आ गए। ठीक, आमरी व वेवेल ने एक वक्तव्य जारी किया। ठीक, और उस घोषणा में ऐसा लगा कि दोनों के विचार जो हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में समान है। ये चीजें आमरी और वेवेल यानी भारत सचिव और वायसराय दोनों भारत के साथ किस नीति का क्रियान्वयन करना है, इस मैटर पर दोनों लगभग समान सोच रखते हैं। तो अगर दोनों समान सोच रखते हैं तो फिर नीतियां भी समान ही आएंगी। अब देखिए इसमें क्या हुआ। अब इसके विचारों में कुछ बातें थी, जैसे फर्स्ट, विद्यमान राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। पहला, भारत के पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। ठीक है, चीजें वही हैं, यानी सत्ता हस्तांतरण की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस समय तक भारत छोड़ो आंदोलन है, इस समय तक भारत
शासन रखना ब्रिटेन के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सौदा नहीं रह गया था। इसीलिए ब्रिटेन अब जल्दी से जल्दी सत्ता हस्तांतरित करना चाहता था। ठीक, संवैधानिक समझौता करना, ये तो उद्देश्य है और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर लॉर्ड वेवेल ने अपनी योजना का अपनी जो योजना बनाई जिन पर समझौता हो सकता हो उसको प्रस्तुत किया, जिसके प्रावधान बात करते हैं प्रावधान पर भी। ठीक है, तो एक स्थिति ये है, वायसराय जो है वो भी चाह रहा है, भारत सचिव जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो गतिरोध है वो गतिरोध दूर हो, व्यवस्था सही हो, आंदोलन स्थगित हो, गांधी जी को रिहा किया जाए, सारी चीजें हैं। ठीक है भाई, गांधी जी को 6 वर्ष की कारावास हुई थी, इतना सब हो गया, लेकिन बाद में फिर गांधी जी को कभी 6 वर्ष सरकार अंदर नहीं रख पाई। उससे पहले ही स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को रिहा कर दिया जाता था। ठीक है, चलिए प्रावधान देखते हैं हम लोग कि वेवेल योजना के प्रावधान क्या थे। फर्स्ट, इसमें यह कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का नए सिरे से गठन किया जाएगा और इस कार्यकारिणी परिषद में केवल 2 व्यक्ति वायसराय और कमांडर इन चीफ ही अंग्रेज होंगे, से सारे सदस्य भारतीय होंगे। पहले प्रावधान पर, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा जिसमें वायसराय और कमांडर चीफ को छोड़कर शेष सभी भारतीय होंगे। यानी वेवेल योजना में 2 चीजें आई। ठीक, क्या चीज? कि भारतीयों को केंद्रीय सत्ता में भी पूर्णतः अधिकार देने की बात। सिर्फ 2, यानी एक तो वायसराय राष्ट्राध्यक्ष, दूसरा सेनापति, इसको छोड़ दिया जाए, अन्य सारे वित्त सिद्ध जो भी हैं सब भारतीयों के अधीन करने की बात आ रही है। यानी सत्ता हस्तांतरण 90% तक पूर्ण हो जाता है यहां पर वेवेल योजना में। लेकिन आगे देखिए, दूसरा, प्रतिरक्षा को छोड़कर सारे विषय भारतीयों को सौंपे जाएंगे। यानी सेना को छोड़कर अन्य सारे विषय भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा, इसमें यह कहा गया कि कार्यकारिणी में सवर्ण हिंदू और मुसलमान बराबर संख्या में होंगे। यानी जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा उसमें जितने सवर्ण हिंदू होंगे ठीक उतनी ही संख्या में मुस्लिम भी सम्मिलित किए जाएंगे। थोड़ा सा गतिरोध की बात आती है, सवर्ण हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी मुस्लिमों से, तो अगर सवर्ण हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है तो संख्या भी तो उनकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां थोड़ी सी पेंच डाली गई। ठीक है, फोर्थ, परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगा। एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगा
ठीक है, देखिए एक अंतरिम सरकार के समान हो गया। अब समस्या क्या है कि इस राष्ट्रीय अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में प्रधान कौन? वायसराय। वायसराय को वीटो की शक्ति भी मिली हुई है। समस्या क्रिएट करते कि नहीं? तो उसमें यह कहा गया गवर्नर जनरल बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस कारण के निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। चलो ये भी ठीक है भाई, लेकिन ये कौन डिसीजन करेगा कि ठोस कारण है या नहीं है? इसका भी तो डिसीजन किसी को करना चाहिए। ये डिसीजन वायसराय ही करता, कोई और थोड़े करता, वायसराय ये डिसीजन करेगा। नेक्स्ट, कांग्रेस नेता रिहा किए जाएंगे। और शिमला में सम्मेलन बुलाया जाएगा। इनके जो प्रावधान थे, जो इन्होंने प्रस्ताव दिया था, इन्हीं प्रस्तावों पर बात करने के लिए। ठीक। छठा, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। एक चीज अच्छी थी भाई, अभी युद्ध की परिस्थितियां हैं तो उसमें संविधान का निर्माण समस्या हो सकती है। इसमें इन्होंने कहा कि युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। ठीक है, एक तो बात आ गई। लास्ट क्या कह रहे हैं? इसमें यह कहा कि ब्रिटेन के वाणिज्यिक और वैदेशिक हितों की देखभाल के लिए भारत में एक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति होगी। भारत में ब्रिटेन के वाणिज्यिक व अन्य हितों की देखभाल के लिए वाणिज्यिक व अन्य हितों की देखभाल के लिए एक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति होगी। ये चीज आ गई। अब देखिए, ये प्रावधान हो गए। क्या इन प्रावधान को स्वीकार करना चाहिए? ये तो समय बताएगा, क्योंकि इन्हीं प्रावधानों पर विचार करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने शिमला में सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक, आप शिमला में सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, उसमें प्रत्येक पार्टी के, प्रत्येक समुदाय के सदस्य को आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आए, बात करे, बात करने के बाद जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग शिमला सम्मेलन, ये तो देखा जाए कि शिमला सम्मेलन में हुआ क्या। शिमला सम्मेलन पच्चीस जून से 14 जुलाई ठीक है। शिमला सम्मेलन का आयोजन वेवेल के द्वारा किया गया, वेवेल प्लान पर विचार करने के लिए। ठीक, इसका आयोजन वेवेल के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में लॉर्ड वेवेल ने
कुल 21 प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया था। जहां सम्मेलन हुआ वो अभी भी है कोठी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत, और आज एक पर्यटक स्थल है, लोग जाते हैं वहां, देखते उठते हैं। तो अधिकतर समय तो बंद ही रहता है, लेकिन बाहर पार्क वार्क बनाया गया है, थोड़ा ठीक ठाक लगता है वहाँ। बस भी जाती है वहाँ, विधानसभा वाला जो मार्ग है शिमला में, हिमाचल प्रदेश का, उसी मार्ग पर विधानसभा के बगल से ही रास्ता जाता है, उसी पर ही पहुंच जाता है। ठीक है, आमंत्रित किया गया। गांधी जी इस समय जब ये सम्मेलन चल रहा था शिमला में ही थे, लेकिन गांधी जी ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं किया। ठीक, गांधी जी शिमला में होते हुए सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक, दूसरी चीज जो हुई, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। अच्छी बात थी। ठीक है, अब समस्या क्या हुआ कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एक मुस्लिम कर रहा है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कर रहे हैं। लीग ने एक शर्त रखी, लीग ने यह कहा कि ठीक है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हो, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन हो, ठीक है, सब कुछ सही है, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरी भी बात एक स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या थी बात इनकी? इन्होंने ये कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य सम्मिलित होंगे उन सबका निर्वाचन सिवाय लीग ही करेगी, लीग के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। ये कैसे संभव था? क्या सारे मुस्लिमों का ठेका लीग ने ही ले रखा था, या सारे मुस्लिम सिर्फ लीग में ही थे, किसी और पार्टी में कोई अन्य मुस्लिम नहीं था? कांग्रेस का तो प्रतिनिधित्व ही एक मुस्लिम ही कर रहा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस मुस्लिम मेन थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद को लीग ने मुस्लिम माना ही नहीं। ये तो गलत बात थी, इसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अर्थात लीग कभी भी समझौता करना चाहती ही नहीं थी। जिन्ना साहब को सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष बनना था, जिन्ना साहब हर बात में अड़ंगेबाजी करते थे, कारण तो यही था। अब यहां पर लीग की शर्त देखते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में के सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव लीग के द्वारा किया जाएगा। अब भाई समस्या तो यही थी। अब समस्या जब यही है तो इस पर समझौता नहीं हो सकता, इसलिए लीग के इसी अड़ियल रुख के कारण सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। और सम्मेलन असफल रहा। बाकायदा इसकी वेवेल ने घोषणा की कि सम्मेलन असफल रहा है,
इस सम्मेलन में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि लीग की इस मांग को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। भाई कैसे स्वीकार करेगी? मौलाना आजाद उसके प्रतिनिधित्व मंडल में हैं, मौलाना आजाद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मौलाना आजाद का ही चुनाव कांग्रेस नहीं कर सकती। मौलाना आजाद के अगर चुनाव की स्थिति हो तो लीग करेगी। जितने भी मुस्लिम होंगे सब लीग के धरोहर हो गए। तो लीग की कुछ हठधर्मिता थी, जिसकी वजह से शायद देश में सत्ता का हस्तांतरण जो 47 में हुआ, अगर लीग ने भी साथ दिया होता, शुरू से अलग रास्ता अख्तियार न किया होता, तो शायद हम 47 से पहले 43 में ही देश को आजाद देख रहे होते और आज कुछ एक अलग दशा होती। कोई बात नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। अब भाई शिमला सम्मेलन भी असफल हो गया है। तो जब शिमला सम्मेलन असफल हो गया है तो पुनः सरकार अपने अनुसार जो भी होगा वो करने का कार्य करेगी। इसलिए जब देखा कि कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, तो वेवेल ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, मध्यावधि चुनाव ही करवा लेते हैं पुनः, जो 1936 के पश्चात हुआ ही नहीं था। प्रांतीय चुनाव जिसमें भाई सरकार कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, वह चुनाव हुए ही नहीं थे। 3 जो लीग के ही थे वही मुख्यमंत्री चल रहे थे, लेकिन बिना चुनाव के 45 तक चुनाव ही नहीं हुआ, यानी 9 साल तक सत्ता जिसके हाथ में थी वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने रहे। अब यहां पर यह हुआ कि फिर से चुनाव करवाए जाएं, ठीक है। तो भारत में आम चुनाव 1945 भारत में आम चुनाव 1945, ठीक है। देखिए जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, ठीक है। अब इस आम चुनाव जो ब्रिटेन में हो रहा है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे ब्रिटेन में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और लेबर पार्टी क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में सत्ता में आई। ठीक है, एक तो ये हो गया, लेबर पार्टी क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में सत्ता में आई। और इस जब चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव में भी लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट इटली ने अपने भाषणों में कई बार भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र करने की बात कही थी, क्योंकि जो ब्रिटेन के निवासी थे उनको भी ये लग रहा था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन अब उपनिवेश नहीं बन सकते, उनको आजाद कर देना ही हमारे आर्थिक हितों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि भारत पर अधिकार रखना अब उनके लिए आर्थिक नुकसान का सौदा हो रहा था। तो वहां एक समस्या तो थी ही। तो जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने जो प्रथम कार्यवाही की सत्ता में आने के बाद, उसमें इनका था भारत में आम चुनाव करवाना। आते ही भाई अपने यहां करवा चुके तो हमरे यहां भी करवा दो, कुछ तो हो सकता है। अपना शादी कर लिए हो तो हमारी भी शादी करवा दो। छोटे बच्चे तो ये कहते हैं। अभी जल्दी में ही एक वीडियो आया था जिसमें बच्चा ये कह रहा था कि जब पापा अपनी पत्नी ले आए तो हमको पत्नी काहे नहीं देते हैं। तो उस बच्चे को भी पत्नी चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज है। देखिए प्रथम कार्यवाही था भारत में मध्यावधि चुनाव करवाना। चलिए ठीक है भाई, भारत में मध्यावधि चुनाव जो 1936 से नहीं हुए थे उन्हें करवाया जाए।
ठीक, जो चुनाव 1936 में भारत में नहीं हुआ है वो चुनाव करवाए जाए। चुनाव करवाए भी गए, चुनाव हुआ भी, और चुनाव में पुनः कांग्रेस को पर्याप्त सफलता मिली। ठीक, स्थिति ये थी कि लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीती, जीत गई। कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में, साधारण निर्वाचन क्षेत्र जो थे, उन निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिला। इन एक तरफा था चुनाव, कांग्रेस के अलावा दूसरे थे ही नहीं, यानी खाली कांग्रेस का टिकट ले आओ तुम सांसद विधायक बन गए। आज नहीं ऐसा, उसमें ठीक है, ये चीजें थी। प्रांतीय विधानमंडलों में मंडलों में 5 प्रांत, बंबई, मद्रास, 6 हो जाएंगे, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ठीक, इन 5 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। अब अगर इन 5 प्रांतों में 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है प्रांतीय विधानमंडलों में, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हिंदू बहुल हैं, यहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा नहीं थी। जैसे जब हम कमीशन बाद के समय में जब आगे चलेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन में, तो वहां पर प्रांतों को भी डिवाइड किया गया है। आ, बाद, सा में 3 चरण बताए गए। आ में ब्रिटिश प्रांत ही रखे गए और उसके अंतर्गत ये 6 प्रांत आए। बा में पश्चिमोत्तर के 3 प्रांत रखे गए, सिंध, पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ठीक है, ये 3। सा में असम और बंगाल रखा गया, ये 3 बने, ठीक है। और इन्हीं तीनों के आधार पर फिर कैबिनेट मिशन या उत्तरदायी अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा के लिए चुनाव, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। यहां देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस को 30 सीट मिली। कांग्रेस को 30 सीट मिली और इन 30 सीट में 19 सीट मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित थी वो मिली। वाह वाह वाह, 30 सीट में 19 सीट मुस्लिमों की मिली, सीटें मिली, जबकि लीग को यहां पर 17 मुस्लिम सीटें मिली। सोचिए, यानी पश्चिमोत्तर सीमा नीति के जो मुस्लिम थे वो कुछ ज्यादा राष्ट्रवादी थे, वो विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फर्जी वोट, जबरदस्ती सांप्रदायिकता को बढ़ाना, इन सब कारणों से वो पठानिस्तान नहीं बन पाया, पख्तूनिस्तान नहीं बन पाया। बात अलग थी, वो परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं हो पाया, ठीक है। पंजाब में कांग्रेस ने, सही है, ओके, पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाई, किसके साथ? अकाली दल और यूनियनिस्ट पार्टी,
के साथ मिलकर सरकार बनाई। ठीक, लीग की सरकार केवल बंगाल और सिंध में ही बहुमत मिल पाया लीग को, और वहीं पर वो केवल सरकार बना पाया। ठीक, यहां ले लीजिए, लीग ने केवल बंगाल और सिंध में ही पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाई। यानी इसके पहले जो लीग ने गठबंधन की सरकार बनाई थी 36 वाले में, इस बार इन दो प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत मिला। अन्य सभी जगहों पर कांग्रेस सत्ता में थी, यानी 11 में से 9 प्रांतों में कांग्रेस सत्ता में है, लीग मात्र 2 प्रांतों में सत्ता में है। एक परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये चीज थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा लें। शाही नौसेना का विद्रोह। फरवरी से 25 फरवरी 1946। 18 फरवरी से 25 फरवरी 1946। ठीक है, 25 फरवरी को ही पूर्णतः आत्मसमर्पण हुआ। देखते हैं हम लोग क्या था। बीसी दत्त एक नाविक थे, बीसी दत्त। दिक्कत यहीं से शुरू हुई। बीसी दत्त ने जहाज की दीवार पर भाई आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस नेतृत्व प्रदान कर रही है, तो उससे हर व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सीखेगा ही सीखेगा। और अगर वह भारत की राष्ट्रीयता से थोड़ा सा भी प्रेरित है तो उसके अंदर चीजें भी आएंगी ही आएंगी, वह भी राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर ऐसी चीज होती है तो समस्या तो खड़ी ही होती। तो ऐसे में हुआ क्या, इन्होंने भी, नाविक थे, युवा थे, जोश तो रहेगा ही राष्ट्रवाद के प्रति। तो ऐसे में इन्होंने जहाज की दीवार पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया। बाहर इतने लोग नारा लगा रहे थे, तब कुछ नहीं कर पा रहे। एक सैनिक है छोटा सा आदना सा, तो उसने अगर दीवार की जहाज पर लग दिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ठीक, इसके जुर्म में बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पहला तो एक ये बहाना मिला नाविकों। दूसरा, एक जहाज 18 फरवरी को बंबई में HMIS तलवार, HMIS तलवार एक जहाज है। ठीक, तलवार के 1100 नाविक, HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव व खराब भोजन के कारण विद्रोह कर दिया।
कोई गलत तो नहीं था। ठीक, दो चीजें रखी। और विद्रोह के बाद नाविक बीसी दत्त को रिहा करने की डिमांड कर दी। ठीक है, जब बीसी दत्त को रिहा करने की बात हुई तो इसका मतलब यह हो गया था सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं ये नाविक भी राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। और एक सेना का विद्रोह था, वो भी नौसेना का। नौसेना में इससे पहले विरोध की प्रवृत्ति नहीं आई थी, विद्रोह नहीं हुए थे। तो अगर नौसेना में विद्रोह हो रहा है तो इसका मतलब है कि समस्या ज्यादा खतरनाक है, कहीं ना कहीं इस समस्या को शांत किया जाए, अन्यथा यह समस्या एक विकट रूप धारण कर लेगी जिसे दबाया नहीं जा सकता। तो अब समस्या सामने थी, इस समस्या से निपटना था। स्थिति क्या हो गई? 19 फरवरी को कैसल और पोर्ट बैरक के नाविक, कैसल और पोर्ट बैरक के नाविक भी समर्थन में आ गए। ठीक, 19 फरवरी को कराची के नाविक भी हड़ताल पर आ गए। और धीरे धीरे करके लगभग पश्चिम सीमा पर अधिकतर बंदरगाह, जो भी सैनिक बंदरगाह थे, सभी जगह हड़ताल की स्थिति आई। हर जगह नाविक राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित थे या विद्रोह में सम्मिलित हो गए। ठीक, अंबाला और जबलपुर के सैनिक विद्रोह के से सहानुभूति में हड़ताल कर दी। सहानुभूति में हड़ताल कर दी। कराची में विद्रोह को दमनपूर्वक दबाया गया। जिसमें 6 नाविक मारे गए। अब स्थिति यह हुई थी, आमने सामने की लड़ाई हो जाती। ब्रिटेन से नौसेना भेजी जाने वाली थी कि इस विद्रोह को किसी भी तरीके से दबा दिया जाए, सेना में विद्रोह को किसी भी हद पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत सी चीजें, कारण यह था कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नौसेना, थल सेना सब सहानुभूति रख रहे थे। यह विद्रोह था। अगर इस विद्रोह को दबाया जाता सैनिक शक्ति के बल पर, तो संभव था भारत की संपूर्ण सेना ब्रिटेन के विरोध में आ जाती। यह ब्रिटेन भी जानता था, इसलिए समझौते की बात होती। और अगर ब्रिटेन भाई विजेता था, उसके साथ और भी मित्र थे, ऐसे स्थिति में पक्का था भारत की संपूर्ण सेना नष्ट हो सकती थी, क्योंकि अभी भी ब्रिटेन सर्वोच्च था। नौसेना पूरी जाती, स्थल सेना भी काफी नष्ट होती। तो ऐसे में जो भारतीय नेता थे वो भी जानते थे कि अगर ये नौसेना इतिहास समाप्त हो गई तो फिर भविष्य में हम ऐसी मजबूत नौसेना जल्दी खड़ी नहीं कर पाएंगे, और अगर खड़ी नहीं कर सकते तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब समस्या क्या था? बंबई के विद्रोह को सेना ने शांत कराया। शांत कहां होता है इतनी जल्दी? यहां तक कि कहा जाता है कि सेना लगाया जाएगा और ब्रिटिश ने नौसेना जल्दी विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक, ये चीजें थी। 22 फरवरी को बंबई में
हड़ताल का आयोजन किया गया। यही सब कर रहे हैं, जिसमें 20,000 मजदूरों ने भाग लिया। चरम अवस्था है ये इस समय। इसमें लगभग 24 पोर्ट सम्मिलित थे, 100 से ज्यादा जहाज सम्मिलित थे। ये स्थिति थी, लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित थे। और इस विद्रोह में मिटा लें, एक छोटी सी घटना कितनी बड़ी हो जाती है। अरे भारत छोड़ो लिख ही दिया था तो क्या हो गया था, तुम कहीं छोड़ने वाले थे इतनी जल्दी? बिना लतियाए तुम छोड़ते? क्यों नहीं छोड़ते? तो क्यों तुमको दिक्कत थी भाई? लिख ही दिया तो कोई गुनाह थोड़े था, मिटा देते तुम। लेकिन गिरफ्तार किया इतना बड़ा, कितनी पूंजी की हानि हुई होगी, जनधन की हानि हुई, टोटल चीजें, सब चीजें हैं। ईगो हार्ट। देखिए, इस विद्रोह में नारे भी खूब गढ़े गए, कुछ पुराने नारे लाए गए। पहला नारा इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। हिंदू मुस्लिम एक हो। इन्हें पता था नौसैनिकों को कि हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ आना चाहिए, और जिन्ना को नहीं पता था ये बात। अगर जिन्ना को भी ये बात पता हो जाती तो शायद भारत आज कुछ अलग होता। लेकिन जिन्ना कोई बात कभी पता ही नहीं चली, अच्छा ही था, छोड़ चले गए। अच्छा है, वो अपने में खुश रहे, खुश भी है बहुत ज्यादा। रोज बम धमाके होते रहते, इतने शांतिपूर्ण है, क्या बताया जाए। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो। रिहा करो, ये नारे लग रहे हैं। ठीक है, क्या नारे लग रहे हैं। साथ ही साथ देखो क्या होता है, नाविकों ने यह सोचा कि अगर संगठन में आंदोलन अच्छा करना है तो उसमें विभाजन नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने अपने इस आंदोलन में 3 झंडे साथ रखे। कौन कौन? कांग्रेस का तिरंगा, तिरंगा झंडा, लीग का हरा झंडा और साम्यवादियों का लाल झंडा। ये झंडे साथ में रख के चल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि बहुत ज्यादा समस्या हो जाती, इसलिए भारतीय नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि नौसेना को बचा सके। अगर ये हस्तक्षेप ना करते तो नौसेना संभव था, पक्का था कि तबाह हो जाती, और बिना नौसेना के आगे भारत की स्थिति और कठिन होती। इसलिए जिन्ना और पटेल ने, जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल ने नौसैनिकों को आत्मसमर्पण की सलाह दी। ठीक, और मध्यस्थ के रूप में बनकर आत्मसमर्पण करवाया। चौबीस फरवरी को, ये 25 नहीं 24, ठीक है, 24 फरवरी को
नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, लेकिन आत्मसमर्पण करते समय इन्होंने एक बात कही। इन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहा हूं, बल्कि भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा हूं। ठीक, इनका ये वक्तव्य था। यानी उस समय भी ये आंदोलन के लिए तत्पर थे। ब्रिटिश सरकार अब किसी भी हालत में इस नौसेना पर विश्वास नहीं कर सकती थी, उन सैनिकों पर विश्वास नहीं कर सकती थी जो भारतीय थे, क्योंकि भारतीय सैनिक अब राष्ट्रवादी हो गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित हो रहे थे, उन पर विश्वास नहीं कर सकती थी ब्रिटिश सरकार। तो अगर सैनिकों पर विश्वास नहीं कर सकती और आंदोलन को वो दमन पूर्वक कुचलना चाहे, तो ऐसे में सेना ही ब्रिटिशों का विरोध करती और संभव था कि 1857 की क्रांति को और भी ज्यादा बड़े रूप में सामने आ जाए। तो ऐसे में अगर होता तो बहुत ज्यादा खून खराबा होता, बहुत से अंग्रेज मारे जाते, हो सकता है कोई अंग्रेज न भाग पाता, दो चार जो भाग जाएं, क्योंकि समुद्र में हम कमजोर थे। लेकिन भारतीय नौसेना भी थी, तो उसमें और ब्रिटिश लोगों में भी होता, लेकिन अधिकतर सैनिक नाविक जो है वो तो भारतीय ही थे, तो वो भी अपने अधिकारियों को कत्ल कर देते, जो भी भागना चाहते हो उनको भी मार दिया जाता। बहुत सी चीजें ऐसी आती, इसलिए अंग्रेजों ने ये सोचा कि अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारत को स्वतंत्र करके इंग्लैंड भाग चले। ठीक, और ऐसी स्थिति में तुरंत क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा, क्लेमेंट एटली का और भारत सचिव का एक घोषणा आया कि भारत में जल्दी ही एक मिशन भेजा जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा सभी भारतीय नेताओं से बातचीत के पश्चात सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाए, वहां एक संवैधानिक व्यवस्था कैसे की जाए। ठीक है, तो अगला हम लोगों का पड़ेगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। नौसेना का विद्रोह किस दिन हुआ? 18 फरवरी। कैबिनेट मिशन का जो प्लान चालू होता है गठन इत्यादि की, वो शुरू होता है 19 फरवरी। यानी जिस दिन कराची के नौसैनिक विद्रोह में सम्मिलित होते हैं, ठीक उसी दिन भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक संबोधन करते हैं और उसी में यह कहा कि एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाए। उस दिन ये बात आई। ठीक है, देखिए 19 फरवरी को, ये डेट याद रखिए, 19 फरवरी कैसे? 18 फरवरी को क्या हुआ? नौसैनिक विद्रोह। ठीक, अगर ये डेट याद है ये कोई भी, 19 फरवरी को भारत सचिव सर पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव सर पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये उच्च सदन है, में बोलते हुए कहा, भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाए। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन में बोलते हुए कहा कि भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाए।
अब पहला तो ये हो गया भाई 19 फरवरी 18 फरवरी, ये रिलेट कर लीजिए, ये याद रहेगा। अब देखिए इन्होंने तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कह दिया भाई ये प्रस्ताव बनेगा, उच्च सदन निम्न सदन दोनों जगह आएगा। अंत में हुआ क्या कि प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली, इन्होंने 10 मार्च में 10 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में कैबिनेट मिशन की गठन की घोषणा की। ठीक है, दोनों चीजें, 10 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में कैबिनेट मिशन के गठन की घोषणा की। ठीक, और 10 मार्च को घोषणा की और 24 मार्च को 10 दिन पश्चात 24 मार्च को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन दिल्ली पहुंचा। आपको 2 डेट याद रखना है, 18 फरवरी नौसैनिक विद्रोह, उसके जस्ट एक दिन बाद भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस की ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की भारत में वार्ता के लिए, असंवैधानिक विकास के लिए, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। ये बात हो गई। दूसरा 10 मार्च को क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन में कैबिनेट मिशन के गठन की घोषणा की और उससे ठीक 10 दिन बाद कैबिनेट मिशन भारत पहुंच गया। यानी 24 मार्च को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। ठीक, कुल 3 सदस्य। पहले सर पैट्रिक लॉरेंस, नाम सुन चुके हैं, किस पद पर, भारत सचिव हैं। दूसरे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स मिशन वाले हैं, ये उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरे A.V. अलेक्जेंडर, ये नौसेना प्रमुख हैं। ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन के रूप में भारत आते हैं। ठीक है, नौसैनिक विद्रोह भी हुआ था अभी जल्दी में ही, तो ये भी सोचे कि चलो चलते हैं, टहलाते हैं। भारत आने के पश्चात इन्होंने पहले भारत के नेताओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत किया और यहाँ के एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश की और अंत में 16 मई को बातचीत करने के बाद 16 मई को अपनी योजना प्रस्तुत की, यानी रिपोर्ट जो थी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बहुत से प्रावधान रखे गए और इसी कैबिनेट मिशन योजना या रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे यहाँ संविधान सभा के चुनाव हुए, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जो भी चीजें हुई यही हुई। तो अब हमें देखते हैं कि इनकी रिपोर्ट में था क्या क्या, इनकी जो योजना थी इसमें क्या क्या था, ऐसा क्या चीज लेकर के आए कि कैबिनेट मिशन ही अंतिम मिशन हुआ भारत की आजादी से पूर्व का। ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान। फर्स्ट में इन्होंने कहा कि एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए जिसके अधीन रक्षा, विदेशी और संचार मामले होंगे। पहली अखिल भारतीय संघ की बात कर रहे हैं। ठीक,
अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, जिसके अधीन रक्षा, विदेशी व संचार मामले होंगे। रक्षा, विदेशी व संचार मामले होंगे, अन्य सभी मामले प्रांतों में निहित कर दिए गए। ठीक है, इसमें कैबिनेट मिशन में जो संघ की बात की गई थी उस संघ के अधिकार सीमित थे, बहुत मजबूत संघ की बात नहीं थी। उसमें इन्होंने ये भी कहा कि 10 साल के बाद या जो राज्य इसमें अभी सम्मिलित हो जाते हैं कुछ समय बाद वो अपना डिसीजन बदल करके संघ से अलग भी हो सकते हैं, कुछ चीजें ये था, लेकिन एक प्रक्रिया में लेकर के आए। ठीक है, दूसरा, संघ की कार्यपालिका एवं विधानमंडल में ब्रिटिश भारत व रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। खाली ब्रिटिश भारत नहीं है, कार्यपालिका व विधानमंडल में ब्रिटिश भारत व रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक और निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में इन्होंने कहा संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय, जो संघ के विषय, अन्य सभी विषय प्रांतों के अधीन होंगे। प्रांतीय विषय, संघीय विषय, समवर्ती, यही तो है। संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर प्रांत भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन अगर किसी एक ही विषय पर, समवर्ती सूची की किसी एक ही विषय पर प्रांत और संघ दोनों कानून बना दें तो उसमें जो प्रांत का कानून है वो प्रभावी होगा, संघ वाला कानून प्रभावी होगा, प्रांत वाला कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। ये तो होगा। ठीक है, देखिए इसमें संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी शक्तियां प्रांतों में होंगी। एक और ये आ गया इनका, सभी शक्तियां प्रांतों में होंगी। चलो ये भी ठीक है। नेक्स्ट, पूरे साम्राज्य को 3 वर्ग में बांटा गया। तीन वर्ग में बांटा गया। आ वर्ग, इसमें हिंदू बहुल क्षेत्र थे, ऐसे क्षेत्र जो हिंदू आबादी वाले थे। ठीक है, देखिए आ वर्ग में 6 प्रांत हिंदू बहुल आबादी वाले, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ठीक, बा वर्ग में पश्चिमोत्तर प्रांत, सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब। शा वर्ग में असम व बंगाल। ये 3 पार्ट किए गए। ठीक है, हिंदू बहुल क्षेत्र, मुस्लिम और सिख बहुल क्षेत्र, पूर्णतः मुस्लिम वाला। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों रहेंगे, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, यहां पर पूर्णतः हिंदू ज्यादा थे। नेक्स्ट,
5 296 296 सदस्यीय संविधान परिषद संविधान का निर्माण करेगी। इस पे अभी हम लोग आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद पूरी बात कर लेते हैं, इसलिए इसको हम अभी से गोला कर दे ताकि याद रहेगा कि इस पे बात करनी है, ठीक है। छठा, सभी गुटों को मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। सभी गुटों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है। 7, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होगा, यानी चुनाव, भाई समय इतना नहीं था कि चुनाव करवाया जाए, इसीलिए इसमें यह कहा गया कि इसका गठन जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा करवा दो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है। संविधान सभा का गठन, सदस्यों का चुनाव, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन ने लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यानी अभी भी सरकार ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया है। अब ये 296 सदस्य थी, इस पे बात, ठीक है। इस 296 से ब्रिटिश क्षेत्र से 292 सदस्य निर्वाचित होने थे, जबकि कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य निर्वाचित होंगे। तो ये जो आ गए ये ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हो गए। ठीक। अब इसमें 93 सदस्य रियासतों से आने थे, कुल मिलकर हो गए 389। संविधान सभा में इतने ही सदस्य थे। ठीक है, ये चीज आई। इस पे तो अभी हम लोग जब संविधान सभा चुनाव की बात करेंगे तो उस समय ये बात आ भी जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। पाकिस्तान की मांग अस्वीकार होने के पश्चात भी, मतलब कैबिनेट मिशन ने नहीं माना, फिर भी लीग ने 6 जून 1946 को मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ठीक है, ये स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान नहीं सही था, लेकिन मिशन का जो प्रस्ताव था अंतरिम सरकार इत्यादि, उसको ये स्वीकार करते हैं। ये चीजें हैं चुनाव में जाएंगे। अब चुनाव में जाओ भाई, अच्छा खासा सीट मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले, और चुनाव में गए, तुम्हारा आंतरिक सर्वे कह रहा था तुम सत्ता में आओगे, और चुनाव जाने के बाद पता चला कि तुम्हारे अधिकतर सदस्य जहां से चुनाव जीत रहे थे वहां जमानत भी नहीं बची, तो बाद में बड़ा कष्ट होता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक। कांग्रेस ने मिशन के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को
चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को वह संविधान सभा में सम्मिलित होने का प्रस्ताव के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये प्रारंभिक दौर है जब इनकार कर रहे हैं, बाद में अंतरिम सरकार का गठन भी करते हैं। जब देखा कि लीग अंतरिम सरकार नहीं बनाएगी, तब कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन किया। क्योंकि प्रारंभ में लीग ने भी इनकार कर दिया अंतरिम सरकार का सम्मिलित होने से, तो जब अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं हो गए तुम, तो हम ही सम्मिलित हो जाए, और जब हम सम्मिलित हो गए तब तुम्हें नौटंकी आने लगी, कहते नहीं 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 अब हम भी सम्मिलित होंगे, हम भी सम्मिलित होंगे। तो यहां ये सारी चीज आती है, ठीक है। क्योंकि लीग को असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। विरोध जो था कांग्रेस का वो यही था कि जितनी संख्या जिसकी हो संविधान सभा के चुनाव में, उसी के अनुसार सबको प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। किसमें? अंतरिम सरकार में भी। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया था, इसीलिए कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना किया, क्योंकि लीग को असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। कहते हैं ना, कमीने लोग जो होते हैं वो हर जगह अपनी कमीनापंथी दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको उस कमीनेपंथी का लाभ भी मिलता है। तो यहां पर वो लाभ लीग को मिला। ठीक, अब देखिए स्थिति, लीग ने बाद में लीग ने बाद में 29 जुलाई को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब समस्या यही हो गई। और जब अस्वीकार कर दिया तो इनके सामने अब चारा क्या था भाई? कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव एक बार थूके फिर चाट लिए भाई। लीग ने तो काम वही किया भाई, एक बार स्वीकार कर लो फिर बाद में मना कर दो, ये तो कुत्तों वाली बात हुई। ठीक, अस्वीकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की मांग अब तक क्या था? लीग कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया गया था, तब आपने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद फिर आप जगे, अचानक आपको अरे पाकिस्तान तो रह गया। तो जब पाकिस्तान रह गया तो यहां क्या किया? सोचा कि चलो अब 29 जुलाई को मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, और पाकिस्तान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कर दी। इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस के अंतर्गत खूब सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और यहीं से सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट होते हैं और वो लगभग 48-49 तक चलते रहे। ठीक है, अब संविधान सभा के हम लोग चुनाव नेक्स्ट देख लें कि संविधान सभा चुनाव में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946। ठीक है,
बात क्या आई थी अभी मैंने बताया कि उसमें 296 ब्रिटिश क्षेत्रों के जो सदस्य हैं उसका चुनाव होना है। 296 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होगा। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि यह संख्या 296 कैसे आई, ये तो बात होनी चाहिए भाई। इसमें ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, आगे पीछे भी हो सकता। 296 ही क्यों? तो जब 296 की बात आती तो इसमें यह देखा गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जब बात आई तो उसमें यह कहा गया प्रत्येक प्रांत में निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाएं और इन निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या जो हो लगभग 10 लाख रखी गई। ठीक, तो 10 लाख की आबादी पर जो निर्वाचन क्षेत्र हुआ उसी के अनुसार प्रत्येक प्रांत में इनकी सदस्य संख्या आई। ठीक, और सभी प्रांतों में मिला करके 292 सदस्य आए। ठीक, प्रांतों में। फिर आया कमिश्नरी क्षेत्र, तो इन कमिश्नरी क्षेत्रों में से भी 4 सदस्य हैं। इन कमिश्नरी क्षेत्रों में भी चुनाव हुआ जैसे जैसे जहां की जो स्थिति थी उस हिसाब से, और इन कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाकर +4 296 सदस्यों। ठीक, अब इस 296 सदस्यों का चुनाव हुआ है। उससे पहले ही 45 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हो गए हैं। उन प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव के द्वारा पुनः प्रांतों में पार्टियों की सत्ता या सरकार स्थापित हो गई है। अब उसी के अकॉर्डिंग इनका चुनाव होता, जैसे भैया विधान परिषद के चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, वही स्थिति यहां थी। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, 296 में से भी स्थान बांटे गए। जैसे 210 स्थान साधारण थे, 210 साधारण स्थान, 78 मुस्लिमों के लिए 78 मुस्लिम स्थान थे और 4 सिख स्थान। ठीक, 210 78 88 4 92 292 ठीक हुआ, 292 स्थान टोटल हो गए। अब इन 292 स्थानों में से चुनाव हुआ। इन 210 साधारण स्थानों में से कांग्रेस को 199 स्थान मिला। ठीक, इन 78 मुस्लिम स्थानों में से लीग को 73 स्थान मिला। ठीक, जब सारा चुनाव परिणाम देखा गया तो इस 296 में 212 सदस्य कांग्रेस के थे, 73 सदस्य लीग का समर्थन कर रहे थे। तो 212 73 85 बचे 11। अन्य जो 11 सदस्य बचे, इन 11 में से भी 6 सदस्य कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार थे। ठीक, यानी 212 6 18 218 सदस्य किसके हैं, कांग्रेस के, सॉरी 73 सदस्य किसके हैं, लीग के, और 5 सदस्य ऐसे हैं जो ढुलमुल हैं, इनके विषय में कुछ पता ही नहीं है, कहां जाएंगे क्या करेंगे, पैसे से खरीदा जा सकता था। ठीक है, अब अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में
कांग्रेसी सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को जून में स्वीकार करती है। तब तक संविधान सभा के चुनाव नहीं हुए थे। ना देखिए क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि लीग को यह लग रहा था कि वह संविधान सभा के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसको अच्छी खासी सीट मिल सकती है। यदि लीग को अच्छी खासी सीट मिल सकती है तो संविधान सभा में वह अपने अनुसार व्यवस्था भी निर्धारण कर सकते थे। लेकिन जब चुनाव हुए, जुलाई में चुनाव हुए और 29 जुलाई को जब रिजल्ट आया होगा उससे पहले, तो लीग ने देखा क्या, अरे 296 में कुल 73, 1/4, एक एक तमाचा भी मारते तो 73 वाले खत्म थे। अब ऐसे में स्थिति क्या थी, लीग ने कैबिनेट मिशन योजना जिसको पूर्व में स्वीकार किया था उसे अस्वीकार कर दिया। ये तो ठीक वही बात हो गई, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक, तो यहां पर ये एक परिवर्तन आया लीग का। अब जब ये चीजें हो गई हैं तो भाई चुनाव हुआ, कांग्रेस बहुमत में थी तो कांग्रेस को ही बुलाएंगे सबसे पहले। भाई जो सबसे बड़ी पार्टी वही तो सत्ता बनाएगी, सरकार में आएगी, तो सबसे पहले कांग्रेस को बुलाया इन्होंने, कहा अंतरिम सरकार बनाओ, देखा जाएगा। बेबेल नहीं चाहते थे कि केवल कांग्रेस ही हो, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना में यह बात थी कि सभी दलों को मिला करके अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसलिए बेबेल मुस्लिम लीग को मनाने का प्रयास कर रहे थे। 2 सितंबर को नेहरू ने 12 सदस्यों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया और 16 अगस्त से ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें सांप्रदायिक दंगे भड़के भी। अब जब सांप्रदायिक दंगे भड़के अंतरिम सरकार का गठन हो गया है तो उन सांप्रदायिक दंगों को दबाने का काम किसका होगा, अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार में केवल और केवल कांग्रेसी हैं, तो भाई काम भी सरकार अच्छा करेगी, दबाएगी भी अच्छा। तो जब लीग को लगा अरे ये तो हाथ से निकलता जा रहा है, तब लीग पुनः चाटने की स्थिति में आ गई। वह अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए तुरंत तैयार और 5 सदस्यों के साथ अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गई। वाह रे जिन्ना और वाह रे कांग्रेस की उदारता। ऐसे में तो जूता लेके मारना चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी, नहीं मारा। क्या सोच करके, नेहरू जी ही जाने। ठीक है, देखिए ये तो हो गया, रुकिए 1 मिनट। अब संविधान सभा के चुनाव हुए हैं तो बैठक भी होगी। ठीक है, चुनाव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जिसके अस्थायी अध्यक्ष ये पूछा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। ये खाली याद रखिएगा बस। ठीक, 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, फिर 2 दिन पश्चात 13 दिसंबर को तीसरी बैठक, जिसमें नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
जो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। कहते हैं जो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था बाद में वही संविधान का भी उद्देशिका बनी, उसमें थोड़ा बहुत हेरफेर किया गया, थोड़े से परिवर्तन किए गए और वो उद्देशिका रूप में आया। ठीक है। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनने के कारण इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। आप संविधान जानते हैं अच्छे से, हमें बताने की जरूरत नहीं है। संविधान में कितने अनुच्छेद भारतीयों के द्वारा लिखे गए, कितने अनुच्छेद बाहर से लाए गए, कितने अनुच्छेद 1935 से लिए गए, कितने अन्य देशों के संविधान से लिए गए, बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे संविधान बना, कट पेस्ट वाली थीसिस है संविधान जो हमारी है, उसमें बहुत परिवर्तन चाहिए, लेकिन अब वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आज बस इतना ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोगों की जो टॉपिक थोड़े बहुत बचे हैं उन्हीं को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर किसान आंदोलन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।